बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी पुरस्कार चुंगी का दूसरा और आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। हद होती है लापरवाही की, बच्चे को वहीं छोड़कर आ गई हो, कोई होश ही नहीं है और कहती हो कि इसे साथ लाई थी। अगर साथ लाई थी तो फिर वो दोबारा इतनी दूर अकेले कैसा चला गया। मुगालता आरई की हद कर दी। मेरे शौहर मुसलसल बड़बड़ा रहे थे और मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में धंसे जा रही थी। अब मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं अपने साथ इमरान को ज़रूर लाई थी। अब वो दोबारा वहाँ कैसे पहुँच गया ये मैं नहीं जानती। मेरा जहन ये बात मानने को कतई तैयार ना था कि मैं इसे अपने साथ नहीं लाई थी। अगर वो मेरे साथ आया था तो फिर इतनी जल्दी दोबारा कैसे शाह फैसल पहुँच गया। अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इमरान वहीं रह गया था तो फिर मेरे साथ कौन था। ये सोच कर ही झुरझुरी से आ गई। वो इन्हीं सोचों में गलता की थी कि दरवाजे पे दस्तक सुनाई दी। मैं फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन है? मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मेरे पूछने पे इफ्तिखार की आवाज़ सुनाई दी। सोचों में वक्त गुजरने का पता ही ना चला। मैंने झट दरवाज़ा खोल दिया। इफ्तिखार ने पूरा दरवाज़ा खुलवाया, अपनी बाइक अंदर लाए। मैंने देखा वो अकेले अंदर आए थे, इमरान के साथ ना थे। मुझसे रहा ना गया। मैंने पूछा, आप इमरान को अपने साथ क्यों नहीं लाए? मेरी बात पर इफ्तिखार ने चौंक के अपने पीछे मुड़ के देखा तो वह हैरान रह गया। अरे ये इमरान कहाँ चला गया? अभी तो मेरे साथ बाइक पर आया है, फिर ये अचानक बताए बगैर चला गया। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी बाइक सहन में खड़ी की और खुद बाहर निकल गए। काफ़ी देर बाद उनकी वापसी हुई तो इमरान उनके साथ ना था। वो कहने लगी, अभी अभी मैं इसे अपने साथ बाइक पे बिठा के लाया हूँ। रास्ते में से बात भी की थी। घर आने तक वो अचानक कहाँ चला गया। अभी हम इमरान के बारे में बातें कर ही रहे थे कि इतने में फ़ोन की घंटी बज उठी। हम चौंक उठे। इफ्तिखार ने आगे बढ़ के फ़ोन रिसीव किया। हेलो, मैं इफ्तिखार बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। आप जाते हुए इमरान को तो यहीं छोड़ गए। देखें तो वो कितना रो रहा है। इसकी एक ज़िद है कि घर जाना है। आप प्लीज़ आकर इसे अपने साथ ले जाएं। इस बार आप ध्यान से लेके जाइएगा क्योंकि पहले सायरा इसे ले जाना भूल गई। अब आप इसे वहीं छोड़ गए। ये मुसलसल यही रट लगाए हुए है कि घर जाना है। मैं इसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही हूँ मगर ये रुकने के लिए तैयार ही नहीं। आपको अभी आना पड़ेगा, इसलिए जल्दी आएँ और इसे ले जाएं। बहन की कॉल कहाँ थी? एक बम धमाका था जो हमारे सरों पर फटा। अगर इमरान को ना लाने की गलती मुझसे हुई थी तो इफ्तिखार से ये गलती कैसे हो गई? क्योंकि वो तो इसे अपने साथ बाइक पे बिठा के लाए थे। घर तक आके फिर अचानक वो दोबारा शाह फैसल कैसे पहुंच गया? ये सवालात ना थे, लम्हा फिक्रिया थे जो हमारे खौफ में इजाफा कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? एक इतना छोटा बच्चा अकेले इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? जबकि रात के वक्त वहाँ के लिए किसी सवारी का मिलना भी मुश्किल था। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो किसी तेज़ रफ्तार सवारी के ज़रिए वहाँ पहुँचा तो फिर रोने का क्या जवाब था। मेरे साथ साथ अब तो इफ्तिखार भी हैरान और परेशान थे कि अभी तो मैं खुद इसे अपने साथ बाइक पे बिठा के लाया था। रास्ते भर साथ रहा, फिर घर पहुँचने के बाद दोबारा शाह फैसल कैसे पहुँच गया? मुझे तो ये कोई और ही मामला लग रहा था। आप अभी इन बातों को छोड़कर जाएं, इमरान को लाएं। वहाँ सब परेशान हो रहे हैं। मेरे शौहर ने अपनी बाइक दोबारा निकाली। इमरान को लेने के लिए रवाना हो गए। इमरान के बार बार शाह फैसल पहुँच जाने की वजह अब बहन और बहनोई को भी मामला गड़बड़ लग रहा था। इफ्तिखार के वहाँ पहुँचने पर उन्होंने अपने खदशे का इजहार किया। इफ्तिखार ने कहा, हाँ मुझे भी यही कुछ लग रहा है। इस पर बहनोई ने कहा, मुझे लगता है ये सब इस चुंगी के नीचे से गुजरने की वजह से हो रहा है। लोग यूँ ही नहीं इस चुंगी के पास से गुजरते हैं, वे खौफ खाते हैं। अब क्या करें? इफ्तिखार ने पूछा। इफ्तिखार भाई,
आप मेरे साथ इमरान को लेके चलें। ये लोग इमरान को मस्जिद के पेश इमाम के पास लेकर पहुँचे। उन्होंने इमरान का जायज़ा लिया तो उन्हें इमरान की आंखें चढ़ी हुई महसूस हुई। वो समझ गए कि उन्होंने कहा ये लड़का झपटे में आ गया। फिर उन्होंने इस पर दम किया और लोहे कुरानी लिख के गले में पहनाने के लिए दे दिया और कहा, मैंने इसको वक्ती तौर पर महफूज कर दिया है, मगर आप इसे माहिर आलिम को ज़रूर दिखाएं, वरना गैर मरई शय से नुकसान भी पहुंचा सकती है। और अभी सफ़र से गुरेज करें। घर आके इफ्तिखार ने वहीं से फ़ोन करके तमाम सूरत हाल बता के कहा, तुम दरवाज़े खिड़की अंदर से अच्छी तरह बंद कर लो। ज़रूरी समझो तो अपने भाई को बुला लो, सिर्फ आज के लिए। कल तो फिर मैं आ जाऊंगा। आप परेशान मत हो, मैं रह लूँगी, बस आप इमरान का ख्याल रखिएगा। दूसरे दिन जल्दी इफ्तिखार की वापसी हो गई। इमरान साथ आया था, मगर वह पहले की तरह हशाश बशाश नहीं लग रहा था। कुछ खामोश खामोश बुझा बुझा सा लग रहा था। इफ्तिखार ने मुझे तसल्ली दी, सब ठीक हो जाएगा, मैं किसी आमिल का पता करता हूँ। वह गुजरता रहा, मगर हमें कोई अच्छा आमिल ना मिल सका। लोगों के बताने पे जिस आमिल के पास जाते या तो जाली होते या वो फिर इसका इलाज करने में नाकाम रहते, मगर हमने भी हिम्मत नहीं हारी थी। आखिरकार हमें एक पहुँचे हुए बुजुर्ग का पता मिल ही गया। इस दौरान इमरान कई बार बीमार पड़ चुका था, ऐसा कि इसकी जान के लाले पड़ गए थे। जिसने जैसा बताया वैसा किया, मगर नतीजा सिफर रहा और इमरान दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया। अब जो हमें इन बुज़ुर्ग का पता चला तो पहली फुर्सत में हम उनके पास पहुँचे। उन्होंने इमरान को देखते ही बता दिया कि इस पर शैतानी ताकत काबिज़ है, आपने आने में बहुत देर कर दी है। मैं मुकम्मल तौर पर इनके शर से इस बच्चे को निजात दिला दूंगा, मगर अब तक वो इसको जितना नुकसान पहुंचा चुके हैं, इसका ज़ाला मुमकिन नहीं। यूँ समझ लें उन्होंने इसके जिस्म में जहर दाखिल कर दिया है, जिसको निकालना किसी के बस की बात नहीं। अलबत्ता मैं आपको ये तावीज़ दे रहा हूँ, इससे आप इसके गले में डाल दें। कोशिश करें हर वक्त बावज़ू रहें, नमाज रोज़े की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी के मामलात बेहतर हो जाएंगे। हमने उन्हें हदिया देना चाहा तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि इसका सिला वो देगा। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम इनकी नसीहत अपने पल्लू से बांधकर घर आ गए। इसके बाद इमरान बिल्कुल ठीक हो गया और पढ़ लिख भी गया, मगर इसकी सेहत पहले जैसी ना रही और ना ही किसी दवा या टॉनिक से बन सकी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।